जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी सेंटर के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार और बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रुचिवर्धक विषय। और ये विषय ये वीडियो जो रहेगा वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जो साथी लोग हैं, जो जिस मध्य प्रदेश के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। परंतु खुशी की बात यह भी है कि अभी तक हमारे पास हम मतलब इतिहास को पढ़ते हैं वीडियोज के माध्यम से या जिस भी माध्यम से पढ़ते, तो मध्य प्रदेश का इतिहास अलग और भारत का इतिहास आपको अलग पढ़ना पड़ता है। परंतु हम इस वीडियो में भारत का इतिहास के साथ भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका मध्य प्रदेश का इतिहास भी पढ़ेंगे और उसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह के पेपर डिमांड करता है हमारे एमपीपीएससी के पेपर में, व्यापम का पेपर है या अन्य जो पेपर है उनमें भी। तो ये वीडियो केवल मध्य प्रदेश के लोगों के लिए उपयोगी नहीं रहेगा, एमपीपीएससी के लिए उपयोगी नहीं रहेगा, बाकी सभी जगह जहां पर इतिहास पूछा जाता है, वो सभी एग्जाम जहां पर इतिहास की आवश्यकता होती है, प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगा, है ना। और मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश का इतिहास पिछले पेपरों में हम देख रहे हैं कि बहुत गहराई से मध्य प्रदेश के इतिहास को एमपीपीएससी मतलब लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछ रहा है। तो उस माध्यम को ध्यान रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ क्या है कि हमें मध्य प्रदेश का इतिहास और भारत का इतिहास के वीडियो अलग अलग मिलते हैं, जिसे सही से लिंक नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमने इस वीडियो को ऐसा बनाया कि इसमें मध्य प्रदेश साथ ही भारत का इतिहास भी साथ ही रहेगा, मतलब प्लस प्लस दोनों साथ साथ पढ़ेंगे हम, भारत का इतिहास और मध्य प्रदेश का इतिहास। क्या होता है कि मध्य प्रदेश का इतिहास डायरेक्टली किसी को समझ में नहीं आ सकता है, इसके लिए मध्य प्रदेश का इतिहास को समझने के लिए आपको भारत का इतिहास आवश्यक है जानना। इसलिए हमने इस वीडियो में भारत का इतिहास पढ़ाएंगे और साथ ही मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाएंगे। तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं जो सेशन, ये वीडियो सेशन जो रहेंगे, इन्हीं वीडियो सेशन के माध्यम से आपका भारत का इतिहास व मध्य प्रदेश का इतिहास, है ना, प्री मेंस के हिसाब से आपका अच्छे से एक समझ बढ़ जाएगी आपकी, और अच्छे से आप उन आंसर को समझकर सही आंसर को चुन सकते हैं, मेंस के आंसर को लिख सकते हैं, इतना आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इतिहास की। तो इतिहास क्या है ना, इतिहास भारत व मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश को गहराई से पूछा जा रहा है, इसलिए हम उसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। मैंने जैसा कि पूर्व में बोल चुका हूं कि है ना, कि बगैर भारत का इतिहास समझे हम मध्य प्रदेश के इतिहास को नहीं समझते, इसलिए हम इसमें भारत का इतिहास भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ फिर कुछ वीडियो में वो पोर्शन जो मध्य प्रदेश को प्रभावित करते हैं, वो तत्व जो मध्य प्रदेश को प्रभावित करते हैं, वो बातें, इतिहास की वो बातें जो मध्य प्रदेश को प्रभावित करती हैं, हम उनको भी अलग से निकालकर आपको हम वीडियोस के माध्यम से दिखाएंगे, है ना। तो ये वीडियो मतलब एक पीरियड जैसा रहेगा, आपको रेगुलर ये वीडियो मिलेंगे। तो आज से हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा मध्य इतिहास के भारत व मध्य प्रदेश के इतिहास को लेकर पहला वीडियो है, और आशा है आपको ये बहुत अच्छा और बहुत पसंद भी आएगा। तो हमें इतिहास को समझने के लिए इतिहास की शब्दावली को समझे। तो इतिहास का इति धन हास, मतलब इति मतलब होता है पुराना और हास मतलब जो गुजर गया, और उस बातों को हम बोलते हैं इतिहास। जैसा आप सभी लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, समझते हैं, जानते हैं कि इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करके हम इतिहास को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें हम देखते हैं कि बोर्ड पर पहले से लिख दिया गया है कि प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अच्छा, क्या बात है जिसमें मतलब कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये दुनिया बहुत आज की नहीं है ना, ये दुनिया काफी समय पुरानी से आ रही, बहुत पुरानी है। पर इतिहास जो लिखना चालू हुआ, हमने इसको समझना, जब हम मानवों ने अब भी इतिहास को समझना चालू किया, और जो हमने समझने की प्रयास किया और हमें जो समझ आया और हमने देखा, उसके अनुसार हमने उसको इस 3 कालों में हमने डिवाइड कर लिया है इतिहास को। हम एक समय पृथ्वी पर ऐसा रहता है कि जहाँ जिसे प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है या पाषाण काल बोला जाता है, क्योंकि मानव जो सभ्यता थी, मानव जो था वो पत्थरों में रहता था और पत्थरों का ही उपयोग अपने जीवन के लिए करता था, जितना भी कर पाता था। तो उस काल को, उस समय को पाषाण काल बोला गया है। और पाषाण काल इसलिए बोला गया है कि उस समय के जो पाषाण मिले हमें, और जिस तरह मानव ने पाषाणों का उपयोग करके और वो चला गया, ठीक है ना, तो इसलिए हमने उस समय को पाषाण काल दे दिया, क्योंकि इसकी कोई लिखित जानकारी हमारे पास नहीं है। लिखित जानकारी न होने के कारण, परंतु फिर भी हम, अब जब हमारे पास लिखा हुआ नहीं, तो हम कैसे पहुंच गए और कैसे हमने डिवाइड कर लिया कि वही कि हमने पत्थरों को देखा और पत्थरों को ऐसा देखा, इकट्ठा देखा, गुफाओं को देखा,
ऐसा देखा कि गुफाएं जिनमें मतलब कोई रहा हो या उन पत्थरों का उपयोग किया गया हो विशेष रूप से, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर लिया और हमने समझा कि हाँ, निश्चय वो ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ मानव कभी कोई ना कोई रहा है और उसने इस पत्थरों को उपयोग किया। जैसे कई गुफाएं मिली, गुफाओं के अंदर उनके द्वारा किए गए औजार मिले, कोई ऐसे तो आए नहीं होंगे, किसी ने छोड़ के गया होगा और पत्थरों के थे इसलिए सुरक्षित सही ढंग से हमको मिल गया और हमने समझने को उन पत्थरों ने हमें उस समय की, उस काल की, उस सभ्यता को समझने में बहुत मदद की, प्रयास किया और उनको इकट्ठा करके जोड़कर हमने उनको समझने का प्रयास किया। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, उस समय को, उस काल को हमने प्रागैतिहासिक काल नाम दिया। ठीक है ना। फिर उसके बाद समय गुजरता जाता है इस पृथ्वी पर और समय सभ्यता परिवर्तित होती है, लोगों का रहन सहन परिवर्तित होता है, तो उस काल को हमने फिर दूसरा काल जब हमें परिवर्तन देखते हुए मिला तो उस काल को दूसरा काल जो मिलता है हमें आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें हम आदि ऐतिहासिक काल में हम पूरा इसको डिटेल में जो कुछ लिखा हुआ है उस हम सबको पूरा फोकस करेंगे। फिर सब परिवर्तन होता है और फिर हमको मिलता है मानव सभ्यता, मतलब कि क्या इतिहास है, क्या मानव सभ्यता में हुआ एक परिवर्तन, कि कभी वो पत्थरों में रहा, फिर उन्होंने झोपड़े बनाना सीखा और फिर जंगलों में रहा और किस किस तरह से उसमें परिवर्तन, जो परिवर्तन आते गया एक लंबे काल तक, जैसे पत्थरों में एक बहुत लंबा समय उसने व्यतीत किया, ऐसे ही फिर ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल में एक लंबा सा समय व्यतीत किया, एक कालखंड को व्यतीत किया, एक लंबा समय, ये नहीं 1-2 साल नहीं, ये काफी साल उन्होंने व्यतीत किए हैं, इसलिए हम इन कालों को एक बड़ा लंबा काल का नाम देते हैं। ठीक है ना। आदि ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इसमें क्या है, अब हम इनको किस तरह से डिवाइड किया, किस तरह से अलग अलग किया, पढ़ते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को आप देखते हैं तो प्रागैतिहासिक काल को यहाँ 3 युगों में, हमने 3 कालों में इसको डिवाइड कर देते हैं, जिसमें पहला काल जो हमें दिखता है पुरा पाषाण काल, फिर दूसरा जो है मध्य पाषाण काल, तीसरा जो है नव पाषाण काल। और आप इनको अब अच्छा पाषाण काल, तो फिर इनको क्यों डिवाइड कर दिया गया कि पुरा पाषाण, क्योंकि कि मानव ने पत्थरों को उपयोग किया तो उस पत्थरों को उपयोग करने में भी जो है काफी परिवर्तन हुआ। जैसे कि पहले जब मानव था कि भी पत्थरों का उपयोग किस लिए किया करता था कि उसको, मानव को भूख तो इस समय भी लगती है और उस समय भी लगती थी भूख, है ना। तो जैसे भूख भगाने के लिए आज हम नए तरह तरह के व्यंजन है हमारे पास, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ना जाने क्या क्या है, फिर सब्जी, रोटी, साग भाजी, ये है। तो उस जमाने में क्या था, है ना, उसके लिए आधुनिक चीजें हैं। उस जमाने में क्या था, उस जमाने में भी भूख लगा करती थी, पर भूख को भगाने के लिए मानव जो है अधिकांशतः मांस का उपयोग किया करता था, मांस खाना जानता था। और मांस के लिए किसका मांस खाएगा, तो जानवरों को खाएगा, और जानवरों का मांस खाने के लिए उसे मारना पड़ेगा। और मारने के लिए जो पत्थरों का जो हमने उपयोग किया है, उन पत्थरों में जो उपयोग किया उसके अनुसार इन कालों को हमने बांटा है, जिस तरह के पत्थरों का। तो पहले क्या था, मानव शुरुआत में जब उसको इतना विकसित नहीं हो पाया था, उसका मस्तिष्क विकसित नहीं था, तो बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करके जानवरों को मारने का प्रयास किया करता था। तो उन बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया है। ठीक है। फिर मानव में परिवर्तन आया, तो फिर उन्होंने पत्थरों का आकार छोटा होता गया, पत्थर नुकीले भी होते गए, फिर पत्थरों में अलग अलग प्रकार के पत्थर मिले। ठीक है ना। तो उनके काल से इस पाषाण काल को इन 3 भागों में हमने बांटा है। तो जिसमें एक काल आता है प्रापाषाण काल। इस काल का अगर हम कालखंड देखें, इस सब को हम इस काल को डिवाइड, हमने, क्योंकि इतिहास जो हमने बैठ के लिखा है, हमारे पूर्वजों ने आज से 220 साल पहले ये इतिहास हमारे सामने आया है, कुछ लिखा है ना जो पाषाण काल का। तो पाषाण काल में तो कैसे लिखा है कि हमने रिसर्च किया, खोजा, समझा, जाना और उनको प्रयास किया, तो उस काल को हम क्या नाम दें, हम क्या सोच के कर लें, इसलिए उसको हम कहते हैं अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक एक मानव एक निर्धारित सभ्यता को, निर्धारित पत्थरों को उपयोग करते रहा, इसलिए हमने उसको कह दिया प्रापाषाण काल। फिर हमको आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल क्योंकि 8000 ईसा पूर्व तक तो ये रहा, फिर ईसा पूर्व के बाद 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व में कुछ और परिवर्तन मिलता है हमको, उनके जीवन शैली में, उनको जीवन को व्यतीत करने में और पत्थरों को उपयोग करने में हमें कुछ और अलग तरीके का मिलता है। तो उसको हमने कहा गया है, उसको कहा हमने मध्य पाषाण काल। फिर उसके बाद और परिवर्तन होता है मानव ने, और मतलब कि है ना, यहाँ बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, फिर तो ऐसे ऐसे पत्थर, उन्होंने पत्थरों के औजार बनाना सीख लिए। यहाँ बड़े बड़े पत्थर थे, जैसे से उनको उपयोग किया था, फिर उन्हें मानव का जैसे दिमाग विकसित होता है और पत्थरों को औजार बनाना भी सीख जाता है, और उन औजारों में भी कई प्रकार के औजार, विभिन्नताएं मिलती हैं। तो इन विभिन्नताओं के आधार पर हमने, और इन विभिन्नताओं के साथ एक लंबा समय मानव व्यतीत करते रहा, इसलिए हमने इसको नव पाषाण काल का नाम दिया। तो इस तरह से पाषाण काल को हमने 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं और उसको पढ़ते हैं और समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फिर हमारा एक परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होता है तो ये जंगलों की और पत्थरों की सभ्यताओं को देखकर से निकल के आते हैं,
और हमें मिलता है आदि ऐतिहासिक काल मिलता है। उस आदि ऐतिहासिक काल में जहां पर एक नगरीय सभ्यता मिलती है हमें, और है ना, नगरीय सभ्यता मिलती है, लोगों के घर मिलते हैं, लोगों का रहन सहन का तरीका कुछ आधुनिक मिलता है, कुछ नया मिलता है। तो इस सभ्यता को, इस काल को कहा गया आदि ऐतिहासिक काल। और उस आदि ऐतिहासिक काल में हमें दो प्रकार की सभ्यताएं देखने को मिलती हैं, है ना। मतलब सभ्यताएं तो वही है, पर उसमें अलग परिवर्तन जो है, तो उस परिवर्तन का नाम को आप कह सकते हैं कि पाषाण काल है। तो पाषाण काल में उस परिवर्तन के नाम को पुरा पाषाण, मध्य पाषाण या नव पाषाण काल कहा गया। आदि ऐतिहासिक काल, तो आदि ऐतिहासिक काल में मानव की जीवन शैली में जो परिवर्तन है उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, उसको वैदिक सभ्यता कहेगा। कि मानव में ज्यो ज्यो है ना, जो भी आप इस बोर्ड पर लिखा हुआ देखा, तो मानव की सभ्यता में, मानव की जीवन शैली में परिवर्तन का नाम ही है। आप ऐसा हम इसको कह सकते हैं कि मानव की जीवन शैली में जो परिवर्तन हुआ है, उन परिवर्तनों के नाम यहाँ पर लिखे हैं, उन परिवर्तनों का कालखंड यहाँ पर लिखा हुआ है, और वही काल और वही नाम वो हमारा इतिहास बन जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ते जाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक हमको मिलती है, तो सिंधु घाटी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मिलेगी क्या, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता यहाँ पर क्या है कि वेद शास्त्र जो लिखित सभ्यता जो है वो है ना, तो यहाँ पर क्या हमें लिखित मिला। यहाँ जो वो सॉरी यहाँ पर क्या है कि कोई लिखित प्रमाण नहीं था। यहाँ पर ये जो कालखंड था, इसमें हमारे पास कोई भी लिखित प्रमाण नहीं था, इसलिए हमने इसको पाषाण काल कहा गया, और पाषाण के उपयोग के आधार पर ही हमने इसको समझने का प्रयास किया। यहाँ पर आप जो देखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है लिखित हुआ, लिखित तो हमको यहाँ पर मिलता है, बट वो समझ में नहीं आता है, तो जिसको हमने सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, है ना। फिर उसके बाद हमको ये वैदिक सभ्यता, यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है, लिखित प्रमाण है ना, वेद शास्त्र लिखे हुए हैं, और हमने पढ़ा भी है उनको, पढ़ने के बाद हम उनको साथ ही साथ समझ चुके हैं, इसलिए इसको वैदिक काल कहा गया। ठीक है, तो ये हमारे पास वैदिक काल है। और इसके बाद से हमें जो कुछ मिल रहा है वो सब कुछ लिखा हुआ, उसके प्रमाण में जैसे ताजमहल हमारे पास प्रमाणित भी खड़ा हुआ है, और साथ में उसके बारे में लेख भी मिला हुआ है ना। तो ये सारी चीजें अब हमको कई चीजें हमको प्रमाणित भी मिलती है और लिखित भी मिलते हैं। तो उसमें क्या हमें जो ऐतिहासिक काल हमको मिलता है, उसमें ये तो है लिखित ही है, और कुछ इसमें हमको मतलब प्रूफ भी है, यहाँ पर हमें लिखा हुआ भी है, और वो सारे प्रूफ भी है, सारे के सारे, है ना। जैसे मैंने ताजमहल का उदाहरण दिया, तो उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो अब देखिए, आदि ऐतिहासिक काल में एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी दो कालों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये सब क्या है, ये पढ़ने के बाद इसको सब आपको पूरी डिटेल समझ में आएगी। और ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। और फिर मुख्य जो है हम जो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें यहाँ तक का जो ये वाला चैप्टर जो है, और ये वाला चैप्टर जो हम यहाँ ऑफलाइन क्लास में उसको कंटिन्यू मतलब खत्म कर चुके हैं, और ऑनलाइन और यूट्यूब पर वीडियो डालने का काम हम इस प्रोसेस में कर रहे हैं। इसलिए हमको आपको जो वीडियोस मिलेंगे वो आपको ऐतिहासिक काल से मिलेंगे, है ना। ये वीडियोस हम फिर कभी प्रयास करेंगे इन पर वीडियो बनाने का, इन दो चैप्टर के बारे में, बट हम आपको पढ़ाएंगे, जो वीडियो आपको मिलने वाले हैं वो इस काल को लेकर मिलने वाले हैं। तो इस काल में मैंने कहा कि इस काल को हमें लिखित भी प्रमाण है, रहन सहन का भी प्रमाण है, और सभी प्रकार के प्रमाण हमको इसमें मिलते हैं। ठीक है ना। तो जिसको हम ऐतिहासिक काल को हम 3 कालों में बांटते हैं, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, है ना, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास को इस तरह से हम इतिहास मतलब ऐतिहासिक काल को, ऐतिहासिक इतिहास को हम इस तरह से विभाजित करते हैं, है ना, कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत के नाम से। ठीक है ना। प्राचीन भारत क्या है, तो प्राचीन भारत का कालखंड अगर हम देखें 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी। अच्छा, ईसा पूर्व ईस्वी में जहां तक आपको अंतर समझ में आता होगा, और नहीं समझ पाते तो हम वीडियो के अंत में अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। तो 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक का जो समय रहता है वो हमारा प्राचीन भारत का काल रहता है। फिर है हमारा मध्यकालीन भारत का काल, तो 712 से 1707 तक का जो इतिहास है वो मध्यकालीन इतिहास है। फिर हमारा आधुनिक भारत का इतिहास जो है 1707 से 1947 तक का इतिहास जो है वो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है। तो मैंने जैसा कहा कि हम जो पढ़ने वाले हैं, तो हम इस वाले कालखंड को मतलब ऐतिहासिक काल को हम इन वीडियोस के माध्यम से आपको कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद से ऐसा नहीं कि इसको छोड़ ही देंगे, इसके बाद से इन पर भी हम फोकस करेंगे, यहाँ से लेकर पूरा शुरुआत से लेकर हम अंत तक को इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम चलिए, तो हम इसके बारे में मतलब शुरुआत करते हैं। क्या है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इनके बारे में शुरुआत करते हैं। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है
प्राचीन भारत के इतिहास में जो हम पढ़ेंगे इन वीडियोज के माध्यम से, प्राचीन भारत के इतिहास में हम जो पढ़ेंगे उसकी हम एक आउटलाइन तैयार कर रहे हैं, उसकी एक आउटलाइन बना रहे हैं। तो हम प्राचीन भारत के इतिहास में इस काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए इसको हम इस तरह से विभाजित करते हैं कि इसमें हम पढ़ते हैं क्या, प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं महाजनपद काल, महाजनपद काल यहाँ, और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत यहाँ नीचे लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है। तो हम तो प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, तो शायद ये आपको निश्चित रूप से ये दिख रहा होगा, ठीक है ना, इतना जो एरिया है वो आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, तो इसमें पढ़ेंगे महाजनपद काल, महाजनपद काल, ठीक है ना। जो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, है ना, 16 महाजनपद हैं, और 16 महाजनपद कैसे उनका हम वहां से पढ़ना चालू करेंगे कि वो कैसे वो हमारे अस्तित्व में आते हैं और कैसे उनका उदय होता है, और फिर वो इतिहास को, इस भारत के इतिहास को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है मानव समुदाय पर और इतिहास में, जिनके बारे में हमें यहाँ विशेष रूप से लिखा गया। क्योंकि एक बहुत बड़ा जन समुदाय तो था, हमेशा रहा ही है, परंतु उसको, जो उस बड़े से जन समुदाय को, उस पूरी की पूरी सभ्यता को प्रभावित कर देने वाले जो तत्व होते हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। हम आम जन का, आम घटनाओं का अध्ययन नहीं करते, हम विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करते हैं इतिहास में, जिन घटनाओं से क्या इतिहास एक मोड़ ले लेता हो, एक परिवर्तन आ जाता हो, उन विशिष्ट घटनाओं का ही प्रश्न पूछा जाता है, उन्हीं के बारे में इतिहास लिखा भी जाता है। कोई सुबह से लेकर शाम तक की डेली रूटीन नहीं लिखी जाती, क्योंकि डेली रूटीन इतिहास में डेली रूटीन लगभग वही रहती है। घटनाएं लिखी जाती हैं, जो घटनाएं परिवर्तन लाती हैं, जो समाज में परिवर्तन लाती हैं, जो समय में परिवर्तन लाती हैं, उनको लिखा जाता है और उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो उनमें हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। जो महाजनपद काल में हम 16 महाजनपदों का बारे में पूर्ण रूप से विस्तार से हम चर्चा करेंगे, और उन 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश से संबंधित जनपदें कौन सी हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश को कैसे प्रभावित किया, इस मध्य प्रदेश की भूमि को जहां पर हम रहते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको भी हम विशिष्ट रूप से यहाँ पर हम देखेंगे। मतलब भारत का इतिहास तो पढ़ेंगे, उस भारत के इतिहास में हम उस हिस्से को निकाल के अलग से पढ़ाएंगे जो मध्य प्रदेश को विशेष रूप से प्रभावित करता है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वहीं से, उस प्रभावित शाकाली क्षेत्र से जहां तक हम पहुंच नहीं पाते, वहां से वो पुरानी किताब कापी ढूंढ ढाल के, मतलब पूरा साफ सूफ करके जाता है, और फिर वहां से क्वेश्चन निकाल के लेकर आता है और पटकता है। जैसे पिछले बार का क्वेश्चन जो है कि राजा भोज के कवि का नाम क्या था, शायद एक ऐसा क्वेश्चन था। अब ये इतना कोई पढ़ ही नहीं पाता, तो हम इसलिए हम एक साथ दोनों को पढ़ना, भारत के इतिहास को, इसके इतिहास को एक साथ पढ़ना चाहते हैं कि हमको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये छोटा सा एक प्रयास हमारा है, और निश्चित है ये प्रयास बहुत सफल रहेगा, आप लोगों का सहयोग इसमें मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है ना। कि आपको मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए, है ना, क्या मेरा काम इतना है कि मैं यहाँ वहां से तत्वों को लाकर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ उनको, तो जो यहाँ वहां की जो मेहनत है वो आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको एक साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये एक छोटा सा प्रयास है, इस प्रयास को आप अब देखेंगे, ठीक है। तो महाजनपद काल, उस महाजनपद काल में मैं क्या क्या पढ़ना है, तो महाजनपद काल में 16 महाजनपद होती है, और उन 16 महाजनपदों में कोई सारी की सारी तो शक्तिशाली नहीं होती है, पर कुछ जनपद जो रहती है वो शक्तिशाली होती है, और वो अपना प्रभुत्व जमाते हैं और इतिहास को प्रभावित करती हैं, घटनाएं बहुत सारी घटती हैं। तो उनमें हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य को हम पढ़ते हैं। मगध क्या है, एक मगध 16 महाजनपदों में से एक विशिष्ट जनपद है जिसका वर्चस्व बहुत लंबे काल तक रहता है। तो मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे, साथ फिर उसी मगध साम्राज्य में, उसी धरती पर, उसी जगह पर फिर साम्राज्य आता था, मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गुप्त मौर्य उत्तर काल, मतलब मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था और बहुत लंबे समय तक प्रभावित करता है, और फिर उसके बाद मतलब कि उसका उत्कर्ष होता है, फिर धीरे धीरे उसका पतन होने लगता है। पतन होते काल को भी हम मौर्य उत्तर काल बोलते हैं, तो मौर्य उत्तर काल को हम पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो राज्य और साम्राज्य की बात यह है कि जब एक राजा रहता है ना, में क्या अंतर, तो एक राजा है, राजा किसी विशिष्ट क्षेत्र पर अपना राज्य कर रहा है, और फिर उस राजा की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और वो अपने साम्राज्य को विस्तार करते जाता है और इतना बड़ा सा, बहुत बड़ा बना लेता है उसको, तो उसको हम साम्राज्य की संज्ञा दे दी जाती है, उसको हम साम्राज्य कहने लगते हैं। तो ये ऐसे कुछ राजवंश इस धरती पर हुए हैं जिन्होंने पूरी धरती पर कब्जा करने का प्रयास किया है और उसको एक लंबे समय तक उसको प्रभावित करते रहे हैं। तो हम इन साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो लंबे ना हो, तो हमारा ये आज का जो वीडियो रहा है वो इंट्रोडक्शन वीडियो रहा है कि नहीं। लंबे का क्या एक बोरिंग सा सब्जेक्ट है, उस बोरिंग से सब्जेक्ट को हम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना के पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और छोटे वीडियोज के माध्यम से हम आपको बड़ी जानकारी देंगे, और उन बड़ी जानकारियां निश्चित ही आपको उन बड़ी जानकारियों को प्राप्त करने के बाद, उनको समझ लेने के बाद आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो
हमने आज एक इतिहास पर एक इंट्रोडक्शन ही वीडियो था हमारा, उस पर प्रभाव डाला, उस पर प्रकाश डाला हमने, उसको समझने का प्रयास किया हमने। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश और भारत का इतिहास, है कि नहीं। हम इसको मध्य प्रदेश और भारत का इतिहास कहकर ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हम दोनों को विशिष्ट रूप से पढ़ेंगे। ये नहीं कि मध्य प्रदेश का अलग और भारत का अलग पढ़े, हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो आज का हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो है, और इंट्रोडक्टिव वीडियो में आपको निश्चित रूप से इतिहास क्या है, कैसा है, किस तरह से पढ़ना, किस तरह से हम पढ़ेंगे, क्या है ये समझ नहीं आया होगा, पर किस तरह से पढ़ेंगे ये बात जरूर समझ में आई होगी। और कितना कौन सा पोर्शन हम पढ़ेंगे ये बात हमने आज बताई आपको। और अगले वीडियो में हम आपके लिए हम इसके मतलब कि कहाँ से हम चालू करेंगे, महाजनपद काल से। तो महाजनपद काल क्या है, कैसा है, कैसे धरती पे आता है, और क्या क्या उसने क्या क्या कारनामे हुए हैं, उन पर हम प्रकाश डालेंगे, उन बिंदुओं को समझेंगे। उन बिंदुओं को समझकर हम आगे रेगुलरली हम अपनी ये इतिहास की, मध्य प्रदेश का और भारत का इतिहास जो है उसकी यात्रा को पूर्ण करेंगे। तो ठीक है, तो आशा है कि ये इंट्रोडक्शन का वीडियो एक पहचान, इतिहास से पहचान का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, है कि नहीं। समझ में आया है तो रोज इसको फॉलो करते रहे और देखते रहें। तब तक अगले वीडियो तक के लिए आपसे मैं विदाई लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।